नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज रविवार है और लाउड अभय दुबे शो का वक्त है। सारा देश अभय जी को सुनने के लिए आतुर रहता है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं, चूंकि उनका विश्लेषण ऐसा विश्लेषण है जो किसी तरफ जाता नहीं दिखता, बिल्कुल सीधे, सटीक और बैलेंस विश्लेषण है जो लोगों को ज्ञान देता है, लोगों को उत्तेजना नहीं देता, ज्ञान देता है। अभय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मेरे दिमाग में पहला प्रश्न ये है, जो विषय ये है जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, और वो विषय है कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, अमेरिका की एक संस्था की आई थी, जिसको आपने कहा कि वो देशों में कितना लोकतंत्र है, कितना नहीं, उसकी रेटिंग करती है। और वो साख वाली रेटिंग है, क्रेडिबल रेटिंग है, वो कोई एक तरफा नहीं होती है। और अब दूसरी रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आ गई स्वीडन की भी एक संस्था ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र धीरे-धीरे कम हो रहा है और लगभग दुनिया के 80 देश ऐसे हैं जहां जो इस समय एक नियंत्रित लोकतंत्र के अंतर्गत हैं या एक सीमित लोकतंत्र के अंतर्गत हैं, और हिंदुस्तान उसी तरफ जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि चुनाव की डिक्टेटरशिप, चुनाव की तानाशाही हमारे देश में वो लगती दिखाई दे रही है। इन चीजों, इन शब्दों का अर्थ और इन शब्दों का विश्लेषण मैं आपसे जानना चाहता हूं, और इसके ऊपर क्यों हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या इसे पूरी खारिज कर रहे हैं, या बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे। अभय जी, देखिए, किसी देश में लोकतंत्र की क्वालिटी क्या है, वो कितना गहरा है, कितना विस्तृत है और समाज को कितना स्पर्श करता है, ये दो बातों से तय होता है। पहली बात ये है कि जो लोकतांत्रिक इलीट है, लोकतांत्रिक अभिजन है, वो क्या चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि जनता क्या चाहती है। आपको ध्यान होगा कि जब आज़ादी मिली और उसके बाद कांग्रेस की पहली सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उस सरकार के अंदर दो तरह के पहलू थे। पहला तो ये था कि उसमें वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जैसे तमाम नेता अपनी सरकार के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता था या कोई आलोचना होती थी, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा सहिष्णुता का प्रदर्शन नहीं करते थे। और सत्ता हाथ में आने से ठीक पहले ही जब प्रशासन कांग्रेस के नेताओं की बात मानने लगा था, तो उन्होंने जितने भी विपक्षी थे, चाहे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाले लोग रहे हों, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग रहे हों, उस जमाने की जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं वो रही हों, या मुस्लिम लीग के बचा खुचा नेतृत्व हो, इन सबके ऊपर पुलिसिया और खुफिया विभाग की निगरानी शुरू करवा दी गई। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का ये मानना था कि ये लोग जो उनका राष्ट्र निर्माण का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में बाधाएं पैदा करेंगे। और वे लोग ये भी मानते थे कि चूंकि हमने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया है, इसलिए हमारा विरोध करने वाला जो है वो आज़ादी की लड़ाई का विरोधी है। इस प्रकार की भावना थी। और देखिए, इन नेताओं में गांधी शामिल नहीं थे, गांधी का दृष्टिकोण अलग तरह का था, लेकिन ये वो नेता थे जिनको सत्ता का हस्तांतरण होने वाला था। और आज़ादी के बाद जो पहला साल गुजरा, उसमें शालिनी शर्मा एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है जो मैंने हाल ही में पढ़ा है। उस लेख का शीर्षक है ये आज़ादी झूठी है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आज़ादी झूठी है, प्रश्नवाचक चिन्ह, शेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल अपोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक मॉडर्न एशियन स्टडीज में, जो कि एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की एक महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय अनुसंधान पत्रिका है, उसमें ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। मैं आपको पढ़ने के लिए लेख भेज भी सकता हूँ। इसमें नेताओं के परस्पर पत्राचार और उनके वक्तव्यों और उनकी नीतियों वगैरह का इस्तेमाल करके एक पूरा आख्यान, एक पूरा नैरेटिव पेश किया गया है कि आज़ादी के बाद पहली साल में क्या होगा। तो एक तरफ तो सरकार अपने प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई आलोचना न हो, इसके लिए पेशबंदी कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इस सरकार के जो तमाम नेता थे, उनका मिजाज मूलतः लोकतांत्रिक था। इसलिए ऐसा करते हुए वे ये भी चाहते थे कि लोकतंत्र की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो और बेहतर हो। तो एक तरफ तो वो अपना विरोध कर सकने वाली शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे,
और दूसरी तरफ उनका जो लोकतांत्रिक मिजाज था वो नव स्थापित भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह का एक अंतर्विरोध था और हम पूरे नंबर नेहरू के नेतृत्व को देते हैं, उससे बेहतर यह है कि हम संतुलित दृष्टि अपनाएं कि उस वक्त क्या हो रहा था। इस आजादी मिलने के ठीक 10 दिन पहले गोविंद वल्लभ पंत ने, जो कि बाद में भारत के गृह मंत्री भी बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने ये कहा कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, उनके मुंह पे काले पोत दी जानी चाहिए। और आप ध्यान कीजिए, यही वह समय था जबकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास किया गया, यही वह समय था जब सरदार पटेल के कहने से निवारक नजरबंदी कानून पास किया गया। और औपनिवेशिक सरकार ने जितने भी दमनकारी कानून बनाए थे उन तमाम कानूनों का इस्तेमाल करके, उसी पुलिस प्रशासन और उसी नौकरशाही का इस्तेमाल करके तत्कालीन राजनीतिक विरोध को हतोत्साहित करने की योजनाएं भी वो सरकार बना रही है। अच्छा, अब आप लेकिन अगर हम आज के मुकाबले देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस वक्त के लोकतंत्र की क्वालिटी ज्यादा बेहतर थी। उसकी वजह यह थी कि वो लोग राजनीति के स्तर पर और सरकार के स्तर पर ये तमाम काम करने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरे सार्वजनिक जीवन का विमर्श बदल कर अपनी बात थोपने का प्रयास योजना वहां पर नहीं दिखाई पड़ती। जो आज की सरकार है उसमें उस सरकार के मुकाबले एक अलग तरह का आग्रह, और वो अलग तरह का आग्रह क्या है इसको समझना चाहिए। वो अलग तरह का आग्रह यह है कि हम लोग किसी तरीके से एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समाज सरकार की नीतियों और सरकार के कार्यक्रमों को पहली नजर में स्वीकार कर ले जी। और अगर उसकी कहीं आलोचना होती है तो उस आलोचना के मुकाबले भी खड़ा हो, उस आलोचना का जवाब समाज की तरफ से मिले। ये सरकार चाहती है। इसके पीछे दो तरह के आग्रह हैं। पहला आग्रह यह है कि मोदी सरकार, क्या हर सरकार ये डरती है कि शुरुआती दौर में जो उन्हें लोकप्रियता मिलती है, बाद में सरकार की विफलताओं के कारण वो लोकप्रियता गिरने लगती है, और जैसे ही आधा समय गुजरता है और उसके बाद में एंटी इनकम्बेंसी बनने लगती है। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ भी बनी थी, बहुत ताकतवर नेता थी, बहुत लोकप्रियता थी। राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बनी थी। कोई सरकार इस एंटी इनकम्बेंसी से बच नहीं पाती है। तो मोदी सरकार ये चाहती है कि ऐसी संभावित एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ एक पेशबंदी कर दी जाए और समाज के अंदर किसी भी तरह के आंदोलनों के खिलाफ एक भावना पैदा की जाए, एक आंदोलन विहीन, एक प्रतिरोध विहीन समाज बनाया जाए। और इसके पीछे दूसरा जो एक दीर्घकालीन विचारधारात्मक कारण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आता है। आपको याद होगा 60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय स्वयंसेवकों के सामने किस तरह के वक्तव्य देते थे। अगर आप कमल संदेश की वेबसाइट पर जाएं और उसमें वैचारिकी नामक एक स्तंभ है, उस स्तंभ को अगर आप क्लिक करें तो आपको दीनदयाल उपाध्याय के संघ के शिक्षा शिविरों में, जिसको ओटीसी बोला जाता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप बोला जाता है, उनमें स्वयंसेवकों के सामने दीनदयाल उपाध्याय के बौद्धिक आपको मिल जाएंगे, जो 2-3 पुस्तकों में प्रकाशित हो रहे हैं। उन बौद्धिकों में लिखा हुआ है कि हमारी परंपरा तो सहयोग की, और अभी संघ के प्रमुख पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने अभी एक उत्तर प्रदेश के समाज विज्ञान प्रतिष्ठान में वक्तव्य देते हुए ठीक यही बात कही। उनके वक्तव्य का शीर्षक है संघर्ष विहीन समाज सुधार। इस तरह संघ परिवार दो तरह की बातें बोलना चाहता है, या वो ये भी नहीं छवि देना चाहता कि वो एक जड़ परिवर्तन विहीन समाज का समर्थक है, लेकिन साथ में वो ये भी कहना चाहता है कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, समाज में उथल पुथल, ये सब करके अगर आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो ये उचित तरीका नहीं है, क्योंकि ये भारतीय परंपरा इसके विपरीत है। भारतीय परंपरा सहयोग और समर्थन और परस्पर सामंजस्य से चलती है, जिसको संघ परिवार की विचारधारा में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने समरसता का नाम दिया था। आप देखिए, समरसता की थीसिस जो है वो समता, जिसके हम लोग समर्थक हैं, समता की थीसिस से अलग है। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी का डिस्कोर्स है, वो राजनीतिक समरसता के विमर्श से भिन्न तरह का विमर्श। वो सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित है, वो जाति तोड़ों पर आधारित है,
वो एक समता मूलक समाज बनाने के लिए पारंपरिक संरचनाएं हैं उनका उनकी उनकी लगाई हुई सीमाओं का उल्लंघन करने पर आधारित है। लेकिन समरसता का विमर्श जो है वो समाज की संरचनाएं हैं उनके साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए बहुत धीमी गति से राजनीतिक एकता करने के विचार पर आधारित है। ये आपको ये भी अपने जीवन के आखिरी दौर में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक पुस्तक लिखी थी जो मुख्य तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर के काम पर आधारित थी। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि वो अम्बेडकर के सामाजिक न्याय वाले विचार को संघ की दृष्टि से पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं। देखिए बहुत ही विस्तार से उसमें अम्बेडकर के कथनों और अम्बेडकर के जीवन के प्रसंगों की चर्चा की गई है उस पुस्तक में। ध्यान कीजिए, दत्तोपंत ठेंगड़ी के प्रोत्साहन पर ही सामाजिक समरसता मंच का 80 के दशक में संघ परिवार में गठन किया और इस समरसता मंच ने पहला काम यह किया कि महाराष्ट्र में जो दलित पैंथर नेता थे उन दलित पैंथर नेताओं को अपनी ओर खींचना शुरू किया और कुछ ही कोशिशों के बाद में दलित पैंथर नेता समरसता मंच पर जाकर अध्यक्षताएं करने लगे, भाषण देने लगे। हालांकि उनकी बुनियादी शिक्षा दीक्षा अम्बेडकर के विचार में और जो ब्लैक पैंथर आंदोलन है अमेरिका का वो और मार्क्सवाद के संसर्ग में हुई थी, लेकिन सामाजिक समरसता मंच उनको अपने आगोश में लेने में कामयाब रहा। ये पहला प्रयोग था। इसके बाद से संघ परिवार ने दलित बिरादरियों को अपनी ओर सारे देश के पैमाने पर खींचना शुरू किया और उत्तर भारत में तो इस मामले में बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो लोग सामाजिक शक्तियों को, खासतौर से हिंदू सामाजिक संरचनाओं को एक विशाल राजनीतिक हिंदू एकता में लगातार जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आंदोलन विहीन और प्रतिरोध विहीन राजनीतिक संस्कृति की स्थापना करना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद जो सरकार बनी थी वो अपनी तमाम खामियों के बावजूद, तमाम सीमाओं के बावजूद इस तरह का काम नहीं करती थी। यहाँ तक इंदिरा गांधी की सरकार भी इस तरह का काम नहीं करती थी। जब इंदिरा गांधी की सरकार के सामने आंदोलन की चुनौती पैदा होती थी तो उसका दमन करती थी, हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करती थी। लेकिन पूरे समाज को ही एक आंदोलन विहीन समाज बना देना, जो ऐसा समाज जो कि किसी सरकारी काम पर आपत्ति न करे और सरकार को ही देश का पर्याय बना देना, ये कोशिश हिंदुस्तान में इससे पहले किसी भी सरकार की नहीं हुई। इसलिए ये फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है या स्वीडिश संगठन की रिपोर्ट है, दरअसल इस प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती है। दूसरे, हम लोगों को ध्यान करना चाहिए कि हमारी जनता जैसा चाहेगी वैसे ही तो लोकतंत्र होगा। और यहां जनता का मतलब है मध्य वर्ग, जनता का मतलब है मुखर शिक्षित शहरी मध्य वर्ग, जो बोलता बहुत है, जिसकी आवाज ही आपको हर जगह सुनाई पड़ती है। बाकी लोग तो बोलते नहीं है, बाकी लोग चुपचाप अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, वोट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके पास अपना मत नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मध्य वर्ग जो है, शहरी मध्य वर्ग है, यही दरअसल पूरी राजनीति को वाणी देता है और हवा बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं हवा बनाना, तो यही हवा भी बनाता है। जब इसकी हवा समाज के दूसरे हिस्सों को स्पर्श करने लगती है तो लहर बन जाती है और चुनाव जीते हारे जाते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में यही हुआ। उससे जो हवा बनी, समाज के अन्य तबकों ने भी उस हवा में भाग लिया। उस हवा को बनाने में शहरी मध्य वर्ग का बहुत बड़ा हाथ था और उसका पूरा लाभ नरेंद्र मोदी की सरकार को मिला, नरेंद्र मोदी की चुनावी मुहिम को मिला। और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वे दो अवज्ञाकारी आंदोलनों की पृष्ठभूमि पर खड़े हुए हैं, वहां से उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है। पहला अवज्ञाकारी आंदोलन 15 साल से भी ज्यादा समय तक चला, राम जन्मभूमि आंदोलन था, जिसने किसी भी चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानी, किसी भी अदालत के आदेश को नहीं माना और जो मन में आए किया, हिंसा तक को बढ़ावा दिया। और दूसरा अवज्ञाकारी आंदोलन 2011, 12 और 13 में चला, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। तो वे अच्छी तरह जानते थे कि भारत की राजनीति में अवज्ञाकारी आंदोलनों का एक इतिहास रहा है, जो कि गांधी के सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वहां इसकी बुनियाद पड़ी थी। इसलिए इसकी किसी भी संभावनाओं को निरस्त करने के लिए आंदोलन के ही खिलाफ हो लिया जाए। पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि अपनी ही पार्टी और अपने ही संगठन के अंदर किसी भी आंदोलन को विस्मृत कर दिया जाए।
इसकी मुहिम चलाई। सबसे पहले उन्होंने अपने किए गए आंदोलनों को वे भूले और संघ परिवार के साथ में बातचीत करके उन तमाम संघ परिवार के उन तमाम संगठनों पर आंदोलन करने का प्रतिबंध लगाया गया। ये कहा गया कि 1.5 साल तक आप बिल्कुल चुप रहिए, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल। भारतीय मजदूर संघ है और किसान संघ है, स्वदेशी जागरण मंच है, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। टोके नहीं सही, लेकिन उनकी कुछ प्रतिरोध की आवाज होती थी। वो उनकी नीतियों की आलोचना करते थे, विदेशी पूंजी के आने की आलोचना करते थे, किसानों के खिलाफ अगर सरकार कोई कदम उठाती थी तो उसकी आलोचना करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई तो तमाम आंदोलनों के मुंह पर पट्टी बांध दी गई, ये आज तक चुपचाप बैठे हुए। तो ये बिल्कुल एक नए किस्म की घटना है। इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इस प्रकार की रेटिंग जो है हम लोगों के सामने पेश करनी पड़ रही है। इसी को मैं हमेशा पहले आपके मंच पर भी कह चुका हूं, ये दरअसल आज्ञापालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट है। और ये रेटिंग आपको दिखाई पड़ रही है फ्रीडम हाउस की और स्वीडिश संगठन की रेटिंग दिखाई पड़ रही है, जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में पेश किया गया है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में पेश किया गया है। बिल्कुल। ये उसी का फलितान है। तो इसका दूसरा हिस्सा मैंने वो उसका आपने जवाब नहीं दिया, राय नहीं दी। वो ये कि हिंदुस्तान के जो थोड़े भी सोचने समझने वाले लोग हैं या बुद्धिजीवी हैं या पत्रकार हैं, इनके ऊपर इन रिपोर्ट्स का कोई असर नहीं पड़ता, या वो आज्ञा मूलक समाज के दिशा में वो लोग भी सोचने लगे हैं? देखिए, मैंने इसका जवाब दिया है, शायद उतना विस्तार से नहीं दिया। मैंने कहा है कि जो जिस तरह का लोकतंत्र हम चाहते हैं, लोकतंत्र वैसा बनता है। और जो लोकतांत्रिक इलीट है, जो लोकतांत्रिक अभियान है, इसमें पत्रकार भी शामिल, जिसमें बुद्धिजीवी भी शामिल है, उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वे हमेशा एक राष्ट्रीय सहमति खोजते हैं। वो खोजते हैं कि उन्हें एक नेशनल कंसेंसस कहीं से मिल जाए। नेहरू के जमाने में एक नेशनल कंसेंसस उन्हें नेहरू की शख्सियत के इर्द गिर्द मिला। फिर इंदिरा गांधी की शख्सियत के अंदर नेशनल कंसेंसस। इंदिरा गांधी चुनाव जरूर हार जाती थी, लेकिन वो देश चला सकती हैं, देश का नेतृत्व कर सकती हैं, उनकी इस क्षमता में किसी को कभी कोई संदेह नहीं। जब इंदिरा गांधी नहीं रही और राजीव गांधी की सरकार का भी पतन हो गया, उसके बाद जो गठजोड़ सरकारों का एक लंबा दौर आया, उसमें किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के इर्द गिर्द वो राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई। पूरा 90 का दशक इसी में गुजर गया। ऐसी बात नहीं, नरसिंह राव ने 5 साल हुकूमत की और प्रधानमंत्री ने थोड़े समय तक हुकूमत की। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 6 साल तक हुकूमत की। इसके बावजूद भी इन शख्सियतों के इर्द गिर्द वह राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई जो कि भारत का लोकतांत्रिक लीड खोज रहा था। वह राष्ट्रीय सहमति इन लोगों को येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द बनती हुई दिखाई पड़ रही। इसलिए उन्होंने पूरे लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी की गोद में रख दिया है। और वहां भी बड़ी कुशलता से काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही पहला काम यह किया कि संविधान को एक पवित्र पुस्तक घोषित कर दिया। उसी बात का समर्थन करते हुए 2018 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में 3 व्याख्यान दिए, आपको ध्यान होगा, विज्ञान भवन में उन्होंने सिलसिलेवार 3 व्याख्यान दिए। उन 3 व्याख्यानों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा लोक संविधान में कोई परिवर्तन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। संविधान के जरिए हमें पहली बार अपना राष्ट्रीय केंद्र बनाने का मौका मिला है और हम संविधान के अनुशासन में हैं और सबको संविधान के अनुशासन में रहना चाहिए। आप ध्यान कीजिए, इस तरह उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा ऐसी संविधान का विरोध करने की लंबी और खारिज करने की लंबी परंपरा रही है, उस पूरी परंपरा को ठंडे बस्ते में रख दिया। और भारत का जो मौजूदा एलीट है, हमारे आपके जैसे लोग जो अपने आप को पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टीवी में बोलते हैं, जगह जगह व्याख्यान देते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को याद भी नहीं दिलाते कि ऑर्गेनाइजर में क्या छपता था जब भारत पर संविधान 1950 में पास हुआ था। वो ये भी नहीं याद दिलाते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता में आने के बाद में एक आयोग बनाया था, इसका काम था संविधान संशोधन, संविधान को कैसे बदला जाए, इसका पूरा कार्यक्रम तजवीज करना।
अगर अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव न हार गए होते तो वो आयोग और भी आगे अपनी गतिविधियां जारी रखता। इसका सीधा मतलब है कि अटल जी के जमाने से मोदी के जमाने तक आते आते बीच के जो 10 साल गुजरे कांग्रेस के शासन के, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नई प्रतीति हुई, और वो ये हुई कि संविधान के जरिए भी हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए उन्हें मनुस्मृति का हवाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए, ये जो आज्ञापालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट है, ये सांप्रदायिक वर्सेस सेकुलर का जो एक घिसा पिटा चलताऊ डिस्कोर्स है, उसके मुताबिक इसको नहीं समझा जा सकता। अल्पसंख्यकों को कोने में धकेलने के लिए सरकार के पास बहुत सी नीतियां हैं, और जो हम लोग बड़ी आसानी से उनको देख समझ सकते हैं। भाई, चाहे घर वापसी का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे गो हत्या का सवाल हो, इसके जरिए बिना कोई बड़ा दंगा आयोजित किए हुए बिल्कुल एक सांप्रदायिक परिस्थिति का कढ़ाव धीमी आंच में खटबटाता रह सकता है। इसके बाद में आंदोलनों पर एक पाबंदी लगा, आंदोलनों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए एक बहुत बड़े लीगल फ्रेमवर्क को भी कल्पित किया गया है। कभी सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगनी है, कभी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदियां लगने की चर्चा हो रही है, जहां पर सरकार 3 तलाक का कानून बन चुका है और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की तैयारी चली रही है। धारा 370 को कानून बना के हटा ही दिया गया है। और साथ में जहां पर सरकार सीधे सीधे कानून बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां पे सरकार की जो लीगल टीमें हैं वो अदालतों में याचिकाएं डालकर वाटर टेस्ट करती हैं। जैसे इस वक्त अदालत में एक याचिका है, इस याचिका का कहना यह है कि देश के 9 राज्यों में हिंदू जो है माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक हैं, वहां पर उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। अगर मान लीजिए अदालत ने इसके पक्ष में अपना फैसला दे दिया, तो पूरी जो माइनॉरिटी मेजोरिटी का जो समीकरण है, जिसके आधार पर हम लोग पूरा विमर्श करते हैं, पूरा बदल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक नई याचिका अदालत में यह पड़ी हुई है कि मथुरा और काशी में जो ईदगाह और मस्जिद वाला मामला है, इसके ऊपर हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि इन बातों पर सरकार सीधे सीधे कानून बनाने से परहेज कर रही है रणनीतिक वजहों से। इसलिए पहले अदालत में इस तरह की याचिकाएं डाली जाएंगी, उससे बहस शुरू होगी, फिर माहौल बनेगा, और उसके बाद सरकार भी आगे आएगी। इसलिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तब ये लव जिहाद वाले मसले को कहा जाता था ये लूनेटिक फ्रिंज है। आज वही लूनेटिक फ्रिंज की जो बात कही जा रही थी, उसमें भाजपा की सभी राज्य सरकारें कानून बनाने में लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख के रख लीजिए, इन तमाम मसलों के ऊपर भी ये तमाम मसले भी कानूनी दायरे में आएंगे। देर सवेर की बात है। ये पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे आयाम हैं, और हम लोग अभी भी पुराने ढर्रे से ही इस पूरे सरकार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार केवल मुसलमानों को ही कोने में नहीं धकेलना चाहती, वो हिंदू समाज को भी एक आज्ञापालक समाज बनाना चाहती है। और इसके अंदर उसमें बड़ा धैर्य है, बहुत कुशलता है। आप देखिए, 3 महीने से ऊपर 3.5 महीने होने जा रहे हैं, दिल्ली की 3 सीमाओं पर किसानों का घेरा पड़ा हुआ है। सरकार ने उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें तो की हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दमन का आक्रमण उस आंदोलन के ऊपर नहीं किया। बहुत धैर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। बैठे रहिए सीमाओं पर, देखें कब तक चलता है। एक रस्सा कशी सी चल रही है। तो ये सब जो ये राजनीति जिस तरीके से हो रही है, ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रूप से उनको ऐसी राजनीति है जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। जो राजनीति को समझने के पुराने तौर तरीके हैं, वो यहाँ पर लागू नहीं होते। तो ये सारी जो योजना बन रही है या जो विचार बनाया जा रहा है आगे हम लोग समाज का, ये हमारे ही देश में सत्ता समर्थक संगठन, उनके विभिन्न संगठन वो इस थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं या लागू कर रहे हैं,
या इसके पीछे कोई विश्व में एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनाने की साजिश है या कोशिश है किसी ग्रुप के द्वारा, वो इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या कोई ऐसी कोशिश है जिसकी तहत हिंदुस्तान में भी ये प्रयोग चल रहा है? देखिए, पिछले 10 साल में सारी दुनिया में एक प्रवृत्ति पैदा, क्योंकि राजनीति में एक प्रवृत्ति पैदा हुई है, किस तरह लोकतंत्रों को एक दक्षिणपंथी रुझान दिया जाए, एक तरह का पॉपुलिस्ट लोक लोभावनवादी रुझान देकर इस तरह के नेता उभरे हैं, जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अतिक्रमण करके सीधे सीधे जनता को संबोधित करते हैं। तो ये प्रवृत्ति भारत में भी रही है, इंदिरा गांधी में ये प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त रूप से विद्यमान थी, हम सब लोग उसके शिकार रहे। नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रवृत्ति को एक बहुत नए आयाम तक पहुंचा दिया है। मन की बात जो है, उनका संबोधन जो है, वो उसने पूरी उनकी राजनीति को एक संवाद परक, एक डायलॉजिकल मुहावरा प्रदान कर दिया। उस मन की बात में वो हमेशा राजनीतिक बात नहीं बोलते, कभी वो छात्रों के इम्तिहानों को संबोधित करते हैं, कभी माओ बहनों को संबोधित करते हैं, कभी गृहिणियों से चर्चा करते हैं। बिल्कुल वो समाज के हर तबके को बड़ी योजना पूर्वक मन की बात में संबोधित किया जाता है। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम लोग इन बातों का अध्ययन नहीं करते। अभी भी मन की बात का जो सार तत्व है और उसके पीछे के जो राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को समझने की बुद्धिजीवियों द्वारा, सरकार के आलोचक बुद्धिजीवियों द्वारा भी कोई कोशिश नहीं हुई। नारायण सरकार से तिरस्कार से मन की बात नहीं सुनते। मेरे ख्याल से उन्हें सुननी चाहिए मन की बात, इसलिए ताकि वो उसकी समीक्षा कर सके। आप देखिए, तो हम लोग अभी तक कहते रहे हैं, संतोष जी, हम लोग अभी तक कहते रहे हैं कि भाई जो हिंदू एकता है वो मुख्य तौर पे राजनीतिक प्रोजेक्ट है, और वो राजनीतिक प्रोजेक्ट है तो वो उसमें विभिन्न हिंदू समाज के विभिन्न हिंदू समुदायों को पॉलिटिकल फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए राजनीति में जोड़ दिया जाता है। और विपक्ष के नेताओं की दूरंदेशी के अभाव में ये सामाजिक गठजोड़ जो है भाजपा को जीत की तरफ ले जाते हैं। एक व्याख्या तो ये है जो कि सही व्याख्या है, हम सब लोग व्याख्या करते रहे, लेकिन ये अल्पकालीन राजनीति, इसका एक दीर्घकालीन पहलू है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और वो दीर्घकालीन पहलू ये है कि जो हिंदू राजनीतिक एकता है इसको सामाजिक रूप कैसे प्रदान किया जाए। और इस काम में गैर भाजपा और गैर संघी राजनीति पूरी तरह से कामयाब रही है। मसलन बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक दलित राजनीतिक एकता एक जमाने में कायम कर ली गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, और यहां तक कि ब्राह्मण जैसी ऊंची जातियों ने भी मायावती को समर्थन दिया था एक हिस्से का। लेकिन दलित नेतृत्व द्वारा ये कोशिश कभी नहीं की गई कि ये जो राजनीतिक एकता है, पॉलिटिकल यूनिटी है, दलित पॉलिटिकल कम्युनिटी है, इसको सोशल कम्युनिटी में बदला जाए। जैसे ही दलित जातियों को समझ में आया कि भाई हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमको टिकट नहीं मिल रहे हैं, वैसे ही उन्होंने अलग बहुजन समाज पार्टी से अलग हटकर टटोलना शुरू किया। उनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बन गई। ओम प्रकाश राजभर का उदय इस बात का सबूत है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और ये बात निकल के आ गई कि बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन पर तो जाटव समाज का प्रभुत्व है, जो कुछ फायदा होता है उन्हीं को फायदा होता है। जितना भी गैर जाटिव दलित समाज था उत्तर प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। तो वो जो राजनीतिक एकता थी वो खंड खंड हो गई। राजनीतिक एकता होती क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगी। तो जो बहुजन समाज वाली थीसिस है, इसीलिए वो थीसिस एक अपूर्ण थीसिस है, इसीलिए वो थीसिस अल्पकालीन थीसिस है, क्षणभंगुर थीसिस है, क्योंकि वो एक सोशल थीसिस नहीं है, वो एक पॉलिटिकल थीसिस है। और उस पॉलिटिकल थीसिस में ऐसा कोई प्रयास भी नहीं है कि सामाजिक एकता बने। संघ परिवार दूसरी तरीके से सोचता है। हिंदुओं की राजनीतिक एकता 50% की तो उसने बना ली है। उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में तो बनी गई है, पूर्वी भारत में भी बनती जा रही है, ईस्टर्न इंडिया में भी बनती जा रही है। उत्तर भारत में, वेस्टर्न इंडिया की बात, ये सब परिस्थितियां हम लोग जानते हैं, लंबे अरसे से ये है।
दक्षिण भारत के भी एक हिस्से में, कम से कम कर्नाटक में दिखाई पड़ उसके चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक एकता को एक चिरस्थायी सामाजिक एकता में कैसे बदला जाए, इसके प्रयास का नाम है आज्ञापालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट। तो जिस आज्ञापालक समाज की बात आप अभय जी कह रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिसके विभिन्न चरणों का आपने विश्लेषण किया, जो आंख के आगे दिखाई दे रहे हैं, ये किसान आंदोलन क्या इस आज्ञा मूलक समाज के सामने एक छोटा अवरोध बन करके खड़ा हो रहा है? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, कम से कम जब 2 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन को, और मेरे जैसे लोग भी जो कि मुख्य तौर पर आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल हैं, उन लोगों ने बॉर्डरों पर जाकर देखा वहां पर कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, तब मेरी समझ में आया कि ये लोग किसान आंदोलन इस आज्ञापालक समाज के प्रोजेक्ट को गड़बड़ा रहे हैं। और फिर दूसरी बात जो मैंने देखी, जो मैंने आपके मंच पे, लाउड इंडिया के मंच पे कही थी, कि इस आंदोलन के पीछे सामाजिक शक्तियां कौन सी हैं। एक तो जाट समाज की जो खाप संरचना है वो इस आंदोलन के पीछे। आज ही देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्धार्थ तिवारी का एक बहुत बड़ा विश्लेषण प्रकाशित हुआ है, आप जरूर उसे पढ़िए, बहुत ही गंभीर विश्लेषण है। अखबारों में चीजें घटनात्मक विश्लेषण के तौर पर छपती हैं, लेकिन उसमें बड़े सैद्धांतिक तत्व होते हैं। उसका शीर्षक है खाप्स, फार्म स्टाइल गेनिंग फ्रॉम ईच अदर, एजुकेशन फाइंड सपोर्ट, खाप्स रिन्यूड यूनिटी एंड रिलेवेंस इन सोशल स्ट्रक्चर। किस तरीके से खाप पंचायत, खापों का पुनरोदय हुआ है हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उन्होंने फिर से अपने समाज को नेतृत्व देना शुरू किया है। कई जगह खापें जो हैं अप्रासंगिक हो गई थी, और खास तौर से जो ऑनर किलिंग हो रही थी, जो खापों की वजह से होती थी ऑनर किलिंग, उसकी वजह से उनको खासी बदनामी भी प्राप्त हुई थी। उनको एक दकियानूसी और पुराने पिछड़े जमाने के संगठन के रूप में मीडिया में चित्रित किया गया था, उनकी कड़ी आलोचना हुई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट किया, उससे भी हरियाणा की जो खापें थी वो चुनावी राजनीति पर अपना असर डालने में नाकाम होती जा रही थी। इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा नतीजा यह हुआ है कि खापें विभिन्न सामाजिक समूहों की एकता का केंद्र बनकर उभरी हैं। वो दलितों को भी अपने आगोश में ले रही है। उनकी जो पितृसत्तात्मक छवि थी उसको परे रखते हुए उन्होंने महिलाओं को बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित किया है। अगर खापें नहीं चाहती कि महिलाएं बड़े पैमाने पर इस तरह आंदोलन में सामने नहीं आ पाती, मुसलमानों के साथ भी जुड़ रहे हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण जाटों और मुसलमानों का संपर्क टूट गया। तो एक तरफ से खापें सांप्रदायिक एकता की वाहक बन रही हैं, वो महिलाओं को घर से निकाल राजनीतिक गोलबंदी की दुनिया में ला रही हैं, और दूसरी तरफ जो जाट वर्सेस दलित वाला जो अंतर्विरोध था, चरण सिंह जी के जमाने से मौजूद है, हम लोग जानते हैं इस बात को, उस अंतर्विरोध को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और ये खापों द्वारा की जा रही है। खाप के जो चौधरी हैं वो लोग इस काम को कर रहे हैं, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। तो ये आंदोलन एक अपने प्रभाव क्षेत्र में, ये नहीं कह रहा हूं कि इस आंदोलन का असर तमिलनाडु में पड़ रहा है या पश्चिम बंगाल पड़ रहा है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस प्रभाव क्षेत्र में एक नए तरह की सामाजिक एकता उभरते हुए दिखाई पड़ रही है। और यह सामाजिक एकता हिंदुत्ववादी सामाजिक एकता से भिन्न तरह की एकता, यह चीज भारतीय जनता पार्टी और रणनीतिकारों को परेशान करने के लिए काफी है। तो इसका ये दोनों तरह की जो सामाजिक एकता बनाने की कोशिश हो रही है, एक खाप पंचायतों के द्वारा सामाजिक एकता और एक संघ परिवार द्वारा एक दूसरी तरह की सामाजिक एकता जो राजनीतिक एकता का विकल्प बन सके, इन दोनों में
क्या टकराव होगा या इन दोनों में से कौन विजयी होगा? किसके रणनीतिकार ज्यादा समझदार हैं? और किसानों के बीच में से जो ये नई समझ पैदा हो रही है, ये पूरी भारतीय राजनीति के ऊपर किस तरह का असर डालेगी या डाल सकती है? अगर कोई आंदोलन थोड़े दिन चलता है, कितना भी रेडिकल क्यों ना हो, उसकी मांगे कितनी ही दिलचस्प क्यों ना हो, तो फिर वो जल्दी ही एक भूले जा चुके नारे में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर कोई आंदोलन बहुत लंबे अरसे तक चलता है, 6 महीने चलता है, साल भर चलता है, तो उसके अंदर से एक प्रतिरोध का व्याकरण निकलता है, जो इस आंदोलन के अंदर से निकलता है। हम लोगों ने अभी उसे थोड़ा थोड़ा समझने की शुरुआत की। अभी तक तो हमारे आपके जैसे लोग भी इस आंदोलन के प्रति तरह तरह के संदेहों के शिकार थे। यानी इसे सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले लोग भी इसके राजनीतिक फलितार्थों के प्रति तरह तरह के संदेहों के शिकार थे। जैसे हम में से कई लोग नहीं मानते थे कि आंदोलन इतने दिनों तक टिक पाएगा। हम में से केवल दिल्ली में जब किसानों ने कूच किया, वहीं से इस आंदोलन की हम शुरुआत मान रहे थे, जबकि ऐसी बात नहीं है। 5 जून को जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 कृषि अध्यादेशों को पारित किया गया, उससे भी पहले से 2017 में जब NITI आयोग ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल ने भाग लिया था और साथ में राजस्थान और हरियाणा के 2 किसान नेताओं ने भी भाग लिया था, उसमें जो किसान नेताओं के बीच में और सरकार के प्रतिनिधियों में और निजी पूंजी के जो CEO थे, उनके प्रतिनिधियों के बीच में जो बहस हुई थी, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं आपके मंच पर। वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। वहां से किसान नेता जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करते हैं, उनका एक सेमिनार बुलाते हैं, फिर तो ये सब जो प्रक्रिया चलती है, वहां से हमें समझना चाहिए कि इस आंदोलन की सुगबुगाहट वहां से है। उसके बाद लॉकडाउन से ठीक पहले फरवरी में चंडीगढ़ में जो एक विशाल रैली हुई, इसको सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बावजूद किसान मीलों चलकर वहां पहुंचे थे। उस रैली से किसान आंदोलन के संघर्ष का बिगुल बजा था। उसके बाद तो किसान नेता और किसान जनता जो है वो लगातार कान जमीन पर लगाए हुए देखती रही कि कब सरकार ये कदम उठाती है। तो सरकार ने कदम उठाया, तो कदम उठाते 10 दिन के अंदर अंदर आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन की चरम अभिव्यक्ति दिल्ली के 3 सीमाओं पर पड़े हुए घेरे में हो रही। ये इस आंदोलन की चरम अभिव्यक्ति, आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है। तो ये देखा जाए तो ये आंदोलन करीब 1.5 साल पुराना हो चुका है। हम उसके पहले दिल्ली के घेरे के पहले वाली स्थिति से जानते नहीं है उसके बारे में, ये अलग बात है। अगर इस आंदोलन का रोजनामचा लिखा जाएगा तो उसमें वो सारी बातें आएंगी। दिल्ली में जो घेरा पड़ा है, उसकी जो तैयारियां हैं, वो एक दिन की चीज थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना 24 घंटे के अंदर सभी तैयारियां हो गई होंगी। इनके पीछे लंबे अरसे से चल रहा सोच है। तो अभय जी, ये जो किसानों के बीच जो सोच पैदा हुआ, या जिस तरीके की उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि का सम्मिश्रण किया और लगभग हर किसान के पास वो बात पहुंच गई, ये इस रहस्य के ऊपर से थोड़ा पर्दा उठा दीजिए। आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। देखिए, सीधी बात यह है, किसान नेताओं को, किसान यूनियनों को और उनके सदस्य किसानों को शुरू से लग रहा है कि ये सरकार जो कानून लाने वाली है, इससे उनकी जो नियमित आमदनी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और सरकार अपने गलत आकलन के कारण और अपने अहंकार के कारण इन किसान यूनियनों को, जो मुख्य तौर पर गैर पार्टी संगठन है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है और आर्थिक मांगों पर आंदोलन करने वाले संगठन हैं, इनको, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज वो भारतीय किसान संघ के साथ नहीं है, इसके संयुक्त नेतृत्व में शामिल है, लेकिन ऐसे लोग रहे। तो सरकार चाहती तो अपने कानूनों के बारे में इन लोगों से बातचीत करके भरोसा दिला सकती थी कि भाई आपकी आमदनी की हम गारंटी देते हैं।
जो एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, इसके इस आग्रह के पीछे यही डर है। सरकार ने ये काम नहीं किया। सरकार मानती रही कि हमारे पास पूर्ण बहुमत प्राप्त है, हम जो चाहें कानून बना सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में और उस डर के कारण कि हमारी आमदनी गड़बड़ा जाएगी, चाहे भले आमदनी कम हो, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, उसके पास जितनी जमीन है उसके हिसाब से उसकी आमदनी है, लेकिन इस डर के सब लोग शिकार हैं। आंदोलन इसलिए पैदा हुआ, इसलिए आगे बढ़ा। अब उस इतना आगे बढ़ जाने के बाद फिर तरह तरह की बातें और शामिल हो गई। तो सरकार ने आपका कितना अपमान किया, सरकार ने आपसे बातचीत की, सरकार ने किस तरह आपकी एकता तोड़ी, सरकार ने आपको देशद्रोही कहा, सरकार ने आपको खालिस्तानी कहा, सरकार ने आपको अरबन नक्सल कहा है। फिर तो अब बहुत सारी बातें पैदा हो गई। भाजपा के विधायक अपने डंडे लेके लोग ले आए आपको पीटने के लिए। ये सब चीजें इन लोगों ने देख ली। जो गाजीपुर बॉर्डर पर 28 जनवरी को हुआ, वो भी हम सब लोगों ने देखा। उसके बाद महापंचायतों का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब तो वो बात नहीं रही जो शुरुआत में थी। घटनाक्रम का बहुत ज्यादा विकास हो चुका है, एक इतिहास बन गया है, और अब आंदोलन ऐसे मुकाम पर है जहां पर वो सरकार के साथ सीधी टक्कर में खड़ा हुआ। आंदोलनकारी नेताओं ने तय किया है कि चुनाव में जाएंगे और भाजपा के खिलाफ वोट करने का संदेश देंगे। वो किस पार्टी को वोट किया जाए ये नहीं कहेंगे, भाजपा के खिलाफ वोट कर देने का संदेश। जाहिर है इससे भाजपा को फायदा तो होगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे भाजपा को नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो गैर पार्टी हस्तक्षेप होते हैं चुनाव में, उनका ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लोग उनकी बात सुनते हैं। मान लो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनकी रैली होती है तो लोग उत्सुकतापूर्वक आएंगे, देखेंगे, भीड़ भी बढ़ सकती है, कुछ लोग उनके समर्थक भी बन सकते हैं। लेकिन ये मानना कि इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संभावनाओं में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ये उचित नहीं है। क्योंकि राज्यों के चुनाव भिन्न तरीके से लड़े जाते हैं, लेकिन इससे भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा, थोड़ा ही नुकसान होगा, नुकसान जरूर होगा। और एक जबरदस्त चुनावी लड़ाई में थोड़ा नुकसान भी एक परिस्थिति में जाके बहुत मायने रखता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं ये आखिरी विमर्श का हिस्सा आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक लालच आ गया जिसके ऊपर आपका कमेंट चाहता हूं, और जिसके बारे में बाद में भी हम बात कर सकते हैं, पर सवाल मैं खड़ा करता हूं और मैं चाहूंगा कि अगर आप देना चाहें जवाब दें। वो ये कि एक राय ये बन रही है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है और एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश हो रही है, उसके दबाव में ये सरकार किसानों की किसी भी मांग को कंसीडर नहीं करेगी, कहेगी ही नहीं, इशारा ही नहीं करेगी कि हम इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो उसने शुरू से कहा था कि आप हमें बताइए कि क्या क्या काला है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करें, ये सब आईवाश था। एक ही देश में बड़ी महत्वपूर्ण राय चल रही है उन अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के द्वारा जो जिनका दावा है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल को समझते हैं। अभय जी, देखिए, अगर आप अगर ये केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से ये बात कही जा रही है तो ये बात सही है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो ये आधा सच है। आधा सच इसलिए इस लिहाज से है कि भारत में चुनाव के जरिए राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण होता है। उसके लिए सामाजिक समूहों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर किसी भी सरकार को दिखता है कि उसके वोट कम हो रहे हैं, तब वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव के बावजूद, भारत में कारपोरेट पूंजी के दबाव के बावजूद भी अपनी रणनीति में तब्दीली करता है। यहाँ तक कारपोरेट पूंजी भी अपनी रणनीति में तब्दीली करने के लिए तैयार होती है। भाई, इस किसान आंदोलन ने जैसे ही रिलायंस के टावरों के ऊपर हमले शुरू किए, जैसे ही अंबानी और अडानी का नाम उछलने लगा, इन दोनों बड़े देश के बड़े औद्योगिक समूहों ने बड़े बड़े एक पेज के विज्ञापन देके कहा कि हमारा कृषि में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। जबकि इनके प्रतिनिधि 2017 में हुई NITI आयोग की उस बैठक में ये सरकार से कह चुके हैं कि आप 700, 800, 1000 एकड़ के क्लस्टर्स बना के दीजिए और 50 साल का में ठेका दीजिए, और उस ठेके में किसान कोई हस्तक्षेप न कर पाए। इस तरह की योजना है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि ये योजना तो तब परवान चढ़ेगी जब ये सब कुछ होगा, इससे पहले तो हमारे दूसरे धंधे पंजाब और हरियाणा के अंदर मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्हें भी अपनी रणनीति को इस आंदोलन के कारण बदलना पड़ा और सरकार भी वो रास्ता ढूंढ रही है किस तरह वो अपनी रणनीति को बदले, क्योंकि डैमेज होता हुआ साफ दिख रहा है। जो पॉलिटिकल डैमेज है वो होता हुआ साफ दिख रहा है। आप सोचिए, अगर भाजपा बंगाल में जैसा राजनीतिक प्रदर्शन चाहती है वैसा राजनीतिक प्रदर्शन उसका नहीं हुआ, तो जो किसान नेता हम प्रचार करने गए हैं खिलाफ, उनको भी उसका श्रेय मिल जाएगा। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि 2 मई का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल 2 मई को नतीजे आएंगे, उनका बहुत कुछ प्रभाव किसान आंदोलन के ऊपर भी पड़ेगा। किसान आंदोलन से सरकार कैसे निपटेगी, ये रणनीति भी उसी के मुताबिक तय होगी। तो मोटे तौर पर यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां एक खास तरह का समाज चाहती हैं, खास तरह की राजनीति चाहती हैं, आर्थिक संबंधों को अपने तरीके से बनाना चाहती हैं, और ये अभी से नहीं चल रहा है। मैं बार बार इस बात को पीछे ले जाकर कहता हूं, ये केवल नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे इसका ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। जब हिंदुस्तान, मैं केवल जाते समय एक बात छोड़ देना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम चला, याद है आपको? सारे देश में खंड विकास बने। ये प्रोग्राम कहां से आया था? ये फोर्ड फाउंडेशन के तत्कालीन अध्यक्ष थे अल्बर्ट एंसमिंगर। ये अल्बर्ट एंसमिंगर की बनाई हुई रणनीति थी कि एक खेतिहर समाज को का पुनर्गठन कैसे किया जाना चाहिए। उन दोनों जवाहरलाल नेहरू से अल्बर्ट एंसमिंगर हर हफ्ते मिलते थे। पहली पंचवर्षीय योजना वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। जी जी। ये बात मेरे ऐसा आदमी इसलिए कह सकता है कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां इसका पायलट प्रोजेक्ट चला था। इटावा जिले में महेवा ब्लॉक, महेवा खंड विकास में इस देश का पहला ब्लॉक बना था, इसमें फोर्ड फाउंडेशन के नेतृत्व में पूरी योजना, पूरा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इसकी चर्चा में काफी चीजें छप चुकी हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के भविष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश में लंबे अरसे से लगी हुई है। आजादी के बाद से ही लगी हुई है। धीरे धीरे उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ता जा रहा है। एक तरह से हम लोगों ने उनकी योजना के सामने, हमारे सत्ताधीशों ने उनकी योजना के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि विकास की एक ही विधि है जो बताती है। हमारे पास तो विकास की कोई अपनी विधि है नहीं। तो पश्चिम का जो आईना है, उस आईने में ही हम लोग अपने भविष्य का चेहरा देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके प्रमाण अगर खोजने हो तो पूरी एक 500 पेज की किताब लिखी जा सकती है केवल उसके प्रमाण ही गिनाते वक्त, क्या क्या कब कब हुआ। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसके प्रमाणों को बताया भी है। यही कारण है कि आज NIT आयोग की CEO है अमिताभ कांत को वक्तव्य देती है कि इस देश में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए आर्थिक सुधार जो है नहीं हो सकते। जब इतना बड़ा सरकारी अफसर, इतना महत्वपूर्ण केंद्रीय जिम्मेदारी वाला सरकारी अफसर ये बयान देगा कि लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, तो फ्रीडम हाउस तो कहेगा ही कि भाई लोकतंत्र के अंदर कमी है। स्वीडिश संस्था तो कहेगी कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। उसी का ये परिणाम। तो अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दर्शकों को जिस तरीके का की जानकारी मिली है, विश्लेषण मिला है, मुझे लगता है इसमें ये अभय जी के दिमाग में तो पहले रहा होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। इसलिए अभय जी आपको बहुत धन्यवाद। इन चीजों से देश के एक छोटे से वर्ग को ही सही, लेकिन प्रभावशाली वर्ग को समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि आपकी कही हुई बात बाद में बहुत ज्यादा व्यापक होती है। ये पता नहीं क्या तरीका है कि हमारा प्रोग्राम बाद में शायद जुबानी पब्लिसिटी लेता है या क्या लेता है, इतने ज्यादा उसमें कमेंट आते हैं और ऐसे से कमेंट आते हैं जो बताते हैं कि ये देश अभी सोचने समझने वालों से विहीन नहीं है और आज्ञाकारी समाज का हिस्सा बनने में हिचक रहा है। इसीलिए वो उसके आपके वक्तव्य के साथ साथ अपनी राय भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते 11 बजे हम फिर बात करेंगे।
और तब तक शायद बंगाल का, केरला का, तमिलनाडु का, पांडिचेरी का और असम की स्थिति और साफ होगी और ये भी पता चल पाएगा कि जो आपने जिसका जिक्र किया कि थोड़ा सा ही सही लेकिन नुकसान हो सकता है, फायदा तो नहीं होगा सत्तारूढ़ पार्टी को। तो देखना है कि इसका राजनीतिक फलितार्थ जो किसानों का आंदोलन है इन राज्यों पे कुछ असर अगले हफ्ते तक डाल पा रहा है या नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, बहुत अच्छा विश्लेषण लगा और इस प्रोग्राम को समाप्त करने की आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ और दर्शकों